ओके, आज का जो टॉपिक है वो है पेंसिलुंगपा ग्लेशियर इज रिट्रीटिंग। अब ग्लेशियर होते क्या हैं वहीं से स्टार्ट करें हम लोग, है ना, ताकि एक क्लियर आइडिया मिलता जाए और हम वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो ग्लेशियर किसको कहते हैं? ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ का पहाड़, सिंपल सा समझो, या बर्फ़ की पर्वत। अगर हम आप दार्जिलिंग गए हो, अगर आप हिमालय गए हो, किसी भी जगह पे, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर गए हो, जहाँ पे आप बर्फ़ के उसमें गए हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा माउंट एवरेस्ट। ये क्या है? ये बर्फ़ का पहाड़ है, इसको हम ग्लेशियर भी कहते हैं, है ना? इसको ही हम ग्लेशियर कहते हैं। अच्छा, तो ग्लेशियर को अगर आपको डिफाइन कहाँ करना हो तो क्या होगा? अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवर लैंड। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ना, स्लोली ओवर लैंड। तो आपको पता होगा कि ग्लेशियर चूंकि बर्फ़ के बने होते हैं वो धीरे धीरे पिघलते हुए नीचे की तरफ आते हैं। ग्लेशियर को कई बार रिवर्स ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ की नदी कहा जाता है। इसका जवाब आप लोग ज़रा कमेंट में करना कि क्यों कहा जाता है रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है, ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर्स और आइस शीट्स। अल्पाइन ग्लेशियर्स क्या होते हैं? अल्पाइन ग्लेशियर्स वही होते हैं जो पूरी तरह से पहाड़ बनाते हैं, मतलब एकदम जिसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आप सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखो तो हिमालय का ही पार्ट ले लो। जो पहाड़ बनते हैं धीमे धीमे, बर्फ़ जमते 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 पूरा पहाड़ के आकार में आ जाता है, पर्वत के आकार में आ जाता है, या वैली के आकार में आ जाता है। तो ये आपके अल्पाइन ग्लेशियर्स बनाते हैं। ये ज़्यादातर माउंटेन साइट्स, या फिर यूँ कह लो कि हल्का सा जो एक वैल्यू जो फॉर्म होता है वो अल्पाइन ग्लेशियर्स में ही फॉर्म होता है। ठीक है, अल्पाइन ग्लेशियर दुनिया के हर एक जगह पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। ठीक है, फेमस एग्जांपल आपके गॉर्नर ग्लेशियर स्विट्ज़रलैंड का है, और फुटवैंगलर ग्लेशियर जो तंजानिया में है। आपको काफ़ी अच्छे एग्जांपल हैं ये अल्पाइन ग्लेशियर्स के। अल्पाइन ग्लेशियर को वैली ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर भी कहा जाता है। अच्छा, आप इसमें ये जो पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गॉर्नर ग्लेशियर ही, पीछे पिक्चर जो लगी हुई है अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये गॉर्नर ग्लेशियर ही है। आइस शीट्स क्या होते हैं? यानी कि बर्फ़ की चादर। अब बर्फ़ की चादर वो कैसे बनती है आप सबको आइडिया होगा कि बर्फ़ पड़ते पड़ते एकदम एक मोटी सी चादर आ जाती है। यानी कि अगर आप दोनों में डिफरेंस करो तो अल्पाइन ग्लेशियर में पूरा बर्फ़ ही होता है। आइस शीट्स में क्या होता है, एक परत आपकी जो होती है वो नीचे वाली जो परत होती है वो नॉर्मल ज़मीन होती है या नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपके नॉर्मल जो पत्थर होते हैं उस ढंग के होते हैं, और उसी के ऊपर बर्फ़ पड़ते 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 एक मोटी चादर आ जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड आप ले लो। ठीक है, ये भी वैली बनाती है, बिल्कुल बनाती है, लेकिन इसकी वैली उस ढंग की नहीं होती जिस ढंग की अल्पाइन ग्लेशियर होती है। ठीक है, अब आता है अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड। आप ये भी देख लो कहाँ है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका अगर आप मैप देखोगे, ये है हमारा भारत। भारत के एकदम नीचे आ जाओ, ये इधर, तो ये है आपका अंटार्कटिका। ग्लोब के नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो अंटार्कटिका है, और यहाँ पे देखो ये है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, ये दोनों जगह फेमस है आइस शीट्स के लिए। ओके, अब आते हैं हमारी स्टडी के ऊपर, क्योंकि अब आपको पता है ग्लेशियर क्या है, तो हमारी स्टडी क्या कहती है। पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जो कि झंस्कार रेंज में है, लद्दाख में, ठीक है, वो रिट्रीट कर रहा है। रिट्रीट का मतलब पीछे खिसकना होता है। ठीक है, एक नी अभी ही हाल फिलहाल में एक स्टडी निकली है, उसी से ये पता चला। ये स्टडी की किसने की? ये स्टडी किसने किया? इसका जवाब है वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून में ये इंस्टीट्यूट है। आप ये बगल में पिक्चर देख सकते हो। इन्होंने 2015 से लेकर 2019 तक उसके ऊपर स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है? तो सबसे पहले आपके मन में आएगा यार ठीक है, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर क्या है, उसके बाद आपका आएगा झंस्कार रेंज क्या है सर। तो जवाब है, पहले तो आप देख लो लद्दाख कहाँ। ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अगर आप भारत का मैप देखो, भारत के मैप में आप ये पूरा ऊपर वाला जो बेल्ट है इसमें आपका पूरा आपका क्या आता है, ये पूरा है आपका भारत। ये ऊपर वाले मैप में ही हिमालय आता है, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस पूरे एरिया में हिमालय आता है। हिमालय में काफ़ी सारे रेंजेस हैं। अब सवाल आता है रेंज किसको कहते हैं? रेंज का मतलब होता है सिमिलर तरह की पहाड़ियाँ एक लाइन में या एक जगह पे इकट्ठी हों तो उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो सबसे ऊपर जो आता है, इस लद्दाख रेंज के ऊपर भी एक रेंज आता है, वो है काराकोरम। ये पूरे रेंज में काराकोरम है। उसके नीचे लद्दाख रेंज, उसके नीचे झंस्कार रेंज।
ज़ंस्कार रेंज जो है उसी में ये स्टडी की गई। ज़ंस्कार रेंज का एक पहाड़ है आपका पेंसिलुम्पा ग्लेशियर, उसी के ऊपर स्टडी की गई। और इसमें एक चीज़ देखो, आप थोड़ा सा रेंज के ऊपर भी क्लियर कर लो। हमारे देश में जो ऊपर अगर हिमालय को देखें तो ऊपर ये रेंज याद रखना, लद्दाख रेंज, ज़ंस्कार रेंज, ग्रेटर हिमालय रेंज, धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज, शिवालिक रेंज। हमारा देश अगर आप देखोगे तो K2 आप सुने होंगे, माउंट एवरेस्ट आप सुने होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा यार माउंट एवरेस्ट किस रेंज में है, तो सबसे बड़ा रेंज जो है आपका वो है ग्रेट हिमालयन रेंज। उसी रेंज में माउंट एवरेस्ट भी आता है, उसी रेंज में कंचनजंगा भी आता है, और उसी में आपके नंगा पर्वत भी आता है, ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है। अब आप पूछोगे जिसको भारत का सबसे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो हमारे देश का नहीं माना जाता, हम किसको मानते हैं, हमारे देश का हाईएस्ट पीक किसको मानते हैं, हम मानते हैं K2। ठीक है, तो K2 किस में आता है, कौन से रेंज में? K2 आता है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज ही अगर आप देखोगे एकदम ऊपर है, जहाँ पे आपका मैप, अगर आप भारत का मैप देखो तो ये है रेंज, और यही रेंज ही आगे इधर हिंदू कुश की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, आप इसको भी देख लो, एक पार्ट वेस्टर्न हिमालय है, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। तो अगर आप यूपी वाला पार्ट देखोगे तो यूपी वाला किस में आता है, सेंट्रल हिमालय। अगर आप इधर सिक्किम हुआ, इन सारे जगहों को देखोगे तो आप किस में रेंज आता है, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, याद रखना, कंचनजंगा, लॉत्से, नंगा पर्वत, ये सब कौन से रेंज में आता है, ग्रेट हिमालयाज रेंज, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा ज़ंस्कार रेंज कहाँ है। तो चलो आपको मैप दिखाता हूँ गूगल अर्थ के थ्रू। ओके, चलो ज़ंस्कार रेंज देखते हैं कहाँ है। ऑलराइट, ज़रा सा मैं आपको जूम आउट करूँ तो फिर आपकी चीज़ें क्लियर होने लगी। देखो, ये है हमारा ज़ंस्कार रेंज। थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आपको एकदम क्लियर पिक्चर आएगा ये है क्या, कहाँ पे है हम लोग, किश्तवाड़ा, ये सारी जगहों पे आपको। अब आप देखो, तो ये है हमारा भारत, ये है पाकिस्तान, और ये है हमारा ज़ंस्कार रेंज। थोड़ा और ऊपर ले जाऊँ तो आपको देखो, हिमाचल प्रदेश, उसी के ऊपर आपके लेह, लद्दाख, ये पूरा एरिया आपका। लेह के ठीक नीचे जो रेंज आता है वो है ज़ंस्कार रेंज। या आपकी ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये आप देख रहे हो, ये है रेंज काराकोरम, एकदम ऊपर वाला रेंज। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो देखो, हम मैप में भी देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये पहाड़ियाँ। अगर आप जिसकी बात कर रहे हो सर वो कहाँ है, तो ये देखो, ये लद्दाख है। ये जो आपकी इंडस रिवर आ रही है ना, यहाँ पे लेह है, लेह के ठीक नीचे जो रेंज है यहीं पे, यहाँ पे ज़ंस्कार है, और यहीं पे पेंसिलुम्पा ग्लेशियर है। ठीक है, तो कैसे हम ये पता किए कि यार यहाँ पे पहाड़ी खिसक रही है या ग्लेशियर पीछे की तरफ खिसक रही है। ठीक है, तो मास बैलेंस करके एक ऑब्जर्वेशन होता है, जिसके तहत क्या होता है कि 2016 से लेकर 2019 के बीच में जो टीम थी इंस्टीट्यूट की, वो गई और वहाँ पे उसने स्टेक नेटवर्किंग के द्वारा पता किया कि यार ये पहाड़ियाँ थोड़ा सा पीछे खिसक रही हैं। अगर आप इस मैप को देखो, यहाँ पे ये पिक्चर मुझे क्लियर नहीं मिल पाई, पर यहीं पे अगर आप देखोगे 2015 में ये पहाड़ियाँ थोड़ी ऊपर, सॉरी 15 में थोड़ी ऊपर थी, वो धीरे धीरे खिसक के ये देखो आप काफ़ी नीचे, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ आ गई, और 2019 में तो और नीचे आ गई। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि पहाड़ी पीछे खिसक रही है। अब आप पूछोगे सर स्टेक नेटवर्किंग क्या है, मास बैलेंस क्या होता है? तो स्टेक नेटवर्किंग का मतलब होता है कि एक जो बांस होता है ना, बांस ग्लेशियर के नीचे लगाया जाता है, ग्लेशियर में डाला जाता है। कैसे डाला जाता है? तो यहाँ पे जो आज के समय में बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ होती है वो है स्टीम ड्रिल। स्टीम ड्रिल के ज़रिए एक बाम्बू डाला जाता है, यानी कि बांस, और बांस कितना बढ़ा, किस हिसाब से कितना वहाँ पे ग्लेशियर या मास, आइस का मास कितना हुआ, बढ़ा या घटा, उसी के ऊपर आपका पता चलता है कि यार पहाड़ी का क्या हुआ, आगे जा रही है, पीछे जा रही है। अब आता है सवाल कि स्टीम ड्रिल क्या होता है? तो स्टीम ड्रिल क्या होता है कि इस ढंग की एक मशीन होती है, ठीक है, ये आपका पानी का टैंक है, और यहाँ से आपको
एक हीट दिया जा रहा है और पानी गर्म हो रहा है। उसके बाद उस ड्रिल के ज़रिए हम खुदाई करते हैं। जब खुदाई हो जाती है तब इसी में आपका बांस गाड़ दिया जाता है। ये देखो यहाँ पे बांस गाड़ने का काम स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान स्टीम ड्रिल किए जा रहे हैं। अब मास बैलेंस क्या होता है? तो मास बैलेंस वो चीज़ होता है जिसके ज़रिए हम पता करते हैं कि जैसे मान लो 2 बार ये मेज़रमेंट लिया जाता है। मान लो गर्मी में हमने एक बांस उस जगह पे लगा दिया, ठीक है, और उस समय मेज़र कर लिया कि उस समय आइस इतनी है। फिर हम विंटर में जाते हैं तो देखते हैं कि यार आइस इतनी बढ़ गई। अगले समर में फिर से जाते हैं तो फिर हम देखते हैं यार आइस कम हो गई। तो ये जो विंटर में हम गए फिर अगले समर में जब गए तो ये जो डिफरेंस ऑफ आइस हुआ इसी को हम लोग कहते हैं मास बैलेंस। यानी कि अगर मान लो विंटर में आइस जो जमा हुई उस समर में आइस जितनी पिघली उससे ज़्यादा हुई तो हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर हम कहें अगर वहाँ पे विंटर में जो आइस जमा हुई वो समर की तुलना में कम हुई, यानी कि समर में आइस पिघल रही है, विंटर में आइस बढ़ रही है क्योंकि स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल के बाद जो आइस बनी और जो समर में आइस पिघली दोनों का तुलना किया जाता है। और वो तुलना कैसे किया जाता है? ये देखो आप, अगर ये स्टेक है, यहाँ पे इस जगह पे मान लो जितनी आइस जमा हुई और समर में कितनी आइस कम हुई, इसी के ऊपर होता है मास बैलेंस डेटा आता है। तो 2016 से 2019 के बीच में ये डेटा लिया गया, ये स्टडी की गई और उसमें पता चलता है कि यार ये नेगेटिव ट्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड मतलब आइस ज़्यादा पिघल रही है। अब ये पिघल क्यों रही है? पिघल इसलिए रही है क्योंकि एयर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये ग्लोबल ट्रेंड रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस ज़्यादा हो रही है और हम मान के चल रहे हैं कि कुछ सालों बाद ऐसा होगा जहाँ पे स्नो न होकर रेन होगा, नॉर्मल रेन जो होता है। अगर आपको पता हो तो अभी ग्रीनलैंड में जहाँ पे हमेशा स्नो होता है वहाँ पे इस बार रेन हुआ है, बारिश हुई है, नॉर्मल बारिश, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है इन्वायरमेंट के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो हमारी ग्लेशियर में, पेंसिलुंपा ग्लेशियर में भी ये स्टडी आ रही है। अब अगर ये स्टडी एक जगह पे आ रही है तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे सारे ग्लेशियर के साथ ही कुछ हद तक हो रहा है। थोड़ा सा अभी चौकन्ना होने की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में करो कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कि ग्लेशियर का पिघलना कम हो या मेल्टिंग ऑफ आइस कम हो या हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में रहे, इतना तेज़ी से डाउन, इतना तेज़ी से हाई ना हो जाए हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। ओके, चलो आज देखते हैं क्या क्या हुआ। आज हम लोगों ने सीखा ग्लेशियर्स किसको कहते हैं, कितनी तरह के ग्लेशियर होते हैं, माउंटेन रेंज जो हिमालयन में है वो क्या है, माउंटेन रेंज, फिर पेंसिलुंपा ग्लेशियर के बारे में जाने कहाँ है क्या है, और स्टेक नेटवर्किंग किसको कहते हैं, मास बैलेंस ऑफ ग्लेशियर किसको कहते हैं। ओके, आपको अगर कोई सवाल है, आपका कोई अगर क्वेश्चन है, आप बेहिचक कमेंट में करें, ठीक है। चलो, थैंक यू।